साहब, क्या अगर पेरेंट्स में से किसी को अगर अस्थमा हो, तो क्या ये ज़रूरी है कि बच्चे को भी हो सकता है? पेरेंट्स में से अगर किसी को भी अस्थमा हो, तो क्या ये ज़रूरी है कि बच्चे को भी हो सकता है? हाँ, यस बिल्कुल। अस्थमा ऐसी बीमारी है कि बच्चों को भी हो सकती है, पेरेंट्स में सबसे हेरिडिटरी बीमारी होती है। तो अगर किसी माँ-बाप को अस्थमा है तो उसमें बच्चों की संभावना 25%, अगर दोनों को है तो 50% ज़्यादा होती है। और इसमें ख़ास रूप से कई सारे जीन फैक्टर होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, और मैं ये कहूँगा कि अस्थमा उन बच्चों में भी ज़्यादा होती है जिनकी माँ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने से जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो अस्थमा के प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करती है। तो मैं चाहूँगा कि सारे माताएँ जो जिस जन रहती है वो अपना ब्रेस्ट फीडिंग कराएँ, कम से कम 6 महीने कराने से उनकी इम्यूनिटी बूस्ट अप हो जाती है, जिससे वो अस्थमा जैसी बीमारी से बची जा सकती है। अब जैसे सोते समय अगर कोई खर्राटा लेता हो, तो इसकी खर्राटा, क्या प्रॉब्लम हाँ, होती है? खर्राटा जैसी बीमारी है, नॉर्मल बीमारी नहीं है। एक खर्राटा एक तरह से स्लीप एपनिया सिंड्रोम होती है, जिसमें कई सारी चीज़ें डेवलप होती है बॉडी में, खासकर ओबेसिटी होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, शुगर के मरीज हो सकते हैं, कई सारे ऐसे हार्ट अटैक हो जाते हैं, किसी का जो है ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। ये सब खर्राटे से लोगों को जानकारी नहीं होती है और बाद में ये सब बीमारियाँ डेथ भी हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि सिर्फ खर्राटे, अगर उसकी जाँच खर्राटे में से होती है, जो भी फिजिकल उपलब्ध है, तो कभी भी आके जाँच करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज आप किस तरह की संगोष्ठी में आप यहाँ भाग लेने आए? डॉक्टर एस के पाटिल द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में जो रिस्पिरेटरी डिसीजेज का 13वां कॉन्क्लेव सर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर के पूरे देश भर के हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट आए हुए हैं। मदम श्री प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर हैं, हमारे के उसके IMS के डॉक्टर के सी गुप्ता साहब हैं, संध्या दिग्विजय डॉक्टर लोकनाथ जी हैं, और शहर के रिनाउंड मदम श्री डॉक्टर के त्रिपाठी सर भी आए हुए हैं, पटेल से सभी लोग जो डेलीगेट्स आए हुए हैं। यहाँ रिस्पिरेटरी डिसीजन से संबंधित विषय पे मंथन चल रहा है, शोध पत्र भी पढ़े जा रहे हैं, तो इससे जरूर कुछ बहुत अच्छा निकल के आएगा, जिसका भविष्य में मरीजों में उपयोग करेंगे और जिससे जनमानस को बहुत लाभ होगा। मैं डॉक्टर पाठक और उनकी टीम फिर से बधाई देता हूँ कि प्रतिवर्ष वो कॉन्क्लेव करते हैं, जिससे लोगों को बहुत लाभ होता है, और अनुरोध भी करते हैं कि आगे के वर्षों में इसी तरह का प्रोग्राम करते रहें। अच्छा, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। कभी-कभी डॉक्टर साहब, सोते समय जैसे साँस रुक जाती है, साँस लेने में रुकावट आती है, कठिनाई होती है, ऐसा किन कारणों से होता है? ये कई कारणों से होता है। स्लीप एपनिया जिसको कहते हैं, कि देखा गया ऐसे लोग बहुत मोटे होते हैं जिनकी श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन होता है, जिनका गर्दन साइज छोटा होता है, और ऐसे लोगों में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जरूरी है कि जो रिस्पिरेटरी विभाग के डॉक्टर उनसे संपर्क करें। सांस लेना जिंदगी के लिए बहुत अहम है, अच्छे से सांस लें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बहुत जरूरी है। इसलिए डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना चाहिए, और जो एहतियात बताएंगे वो पालन करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आज संगोष्ठी में एज आप चीफ गेस्ट आए, आज ये किस तरह की संगोष्ठी थी? ये छाती के रोगों के बारे में संगोष्ठी थी, जिसमें कि दमा, टीबी, कैंसर, सांस का फूलना, मुंह से खून आना, इस तरह की सारी बीमारियों के बारे में सामान्य चिकित्सक को जानकारी दी जाती है। इसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों से इसके विशेषज्ञ आते हैं, अपने विचार रखते हैं और उन नई सूचनाओं के बारे में देते हैं जो कि देश और दुनिया में चल रहे हैं, जिसके बारे में भविष्य में नई औषधियाँ आने वाली हैं, और इसलिए डॉक्टर पाठक का ये सार्थक प्रयास है। सब ये किन कारणों से ये अस्थमा होता है? देखिए, पहली बात तो ये कि अस्थमा मल्टीफैक्टोरियल है, मतलब कि कई कारण हो सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, यानी कि फैमिली हिस्ट्री, किसी को अस्थमा की है, फैमिली पहले से अस्थमा चल रहा है तो उस वजह से हो जाता है। नहीं तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स मेनली जिस शहर में पेशेंट रह रहा है, किस तरह का उसका ऑक्यूपेशन है, स्मोकिंग हिस्ट्री है कि नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया में तो नहीं रहा है, ये तमाम फैक्टर होते हैं। और पहले से एलर्जी की कोई हिस्ट्री बचपन से रही है क्या उस पेशेंट को, या उसकी फैमिली में किसी को, तो उन पेशेंट्स को एस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इस्नोफिलिया से क्या अस्थमा का कोई संबंध है? इस्नोफिलिया का बहुत ज़्यादा संबंध है अस्थमा से। इस्नोफिलिया एक बेसिक लेवल पे ब्लड में टेस्ट करते हैं हम लोग, इस्नोफिल काउंट्स देखते हैं। उसका मेन आधार होता है कि अगर पेशेंट को, जो भी इंडिविजुअल है, उसको एलर्जी की हिस्ट्री है, दांत खाज खुजली होती है ना, अक्सर नज़ला जुकाम होता रहता है, छींक ज़्यादा रहती है, तो उन पेशेंट्स में इस्नोफिल लेवल्स अगर हम कराते हैं और बढ़ के आते हैं तो ऐसे पेशेंट्स फ्यूचर में एस्मा के मरीज बन सकते हैं। इसीलिए जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करें और स्क्रीन करें कि इस पेशेंट को कहीं एस्मा तो नहीं है, तो उसके लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं और जो कुछ स्पेशल जांचें होती हैं, जिसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि वेदर ये पेशेंट को एस्थमा के लिए इन्हेलर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं।
ये हम होटल रिवाटास पे आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि होटल रेडिसन के बगल में है होटल रिवाटास, और यहाँ आज चिकित्सक दिवस के अवसर पर डॉक्टरों का एक डेलीगेट यानी संगोष्ठी अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। Some students are watch over attending more than 50 seats every year. We have 12 students are living in this hall. I think Dr. Sukasa will speech will start like attracting and showing his speech. This session will close by 5 p.m. So please come, Dr. Sukasa, please. उनका नाम सुना है, बताओ। उनको राज कपूर के अलावा और क्या कहा जाता है? बहुत पॉपुलर नाम है उनका। पाठक, द सो कॉल्ड शोमैन ऑफ वाराणसी सिटी। कहाँ है? हमने कहा भाई हमें तो लेक्चर लाने की आदत है, एक फूल मिल जाए उसी पे और भाषण शुरू कर देते हैं। मास्टर आदमी है किंग जॉर्ज, इनके भी मास्टर रहे हैं, तो हमने कहा मास्टर आदमी को कुछ काम धाम ज़्यादा नहीं चाहिए होता, लेकिन इन्होंने देखो मुझे पता करना पड़ेगा कहाँ से लिया है। तो क्योंकि हम तो अपनी वाइफ के साथ आए हैं, उन्हें पसंद आ गया ये है, तो तरह तरह के पट्टिका और बाकायदा जो हमारा सनातनी कल्चरल वेलकम है वो पाठक जी ने किया। एंड आई वाज मीटिंग द फैमिली ऑफ fabulous family of Pathak ji. Have a grand round of applause not only for SK Pathak but for the whole family, the Pathak family and the Green Clinic family. How many volunteers from the clinic and re-application? PMR का नाम सुना है किसी ने? बेटिया पूरा हाथ दिया, भगवान ने ऊपर उठाओ। तुम्हें कौन सा अभी फ्रोजन शोल्डर है? पूरा हाथ, हाँ ठीक। सो सुना है ना, फ्रैक्चर हो गया। I request Dr. Rajadhar sir, Director and HOD Department of Pulmonology, CMRI Hospital, Kolkata. Please come on the dais. I request Swapnil Pathak, Dr. Swapnil Pathak, to present memento and anniversary. So, trying this is together, Har Mahadev. स्वप्निल सर, आपकी तरह मैं डॉक्टर
आलोकनाथ हूँ। मैं संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ और वहाँ पे करीब 17-18 सालों से कार्यरत हूँ। किस तरह की कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आयोजित की गई है? ये रेस्पिरेटरी कॉन्क्लेव डॉक्टर पाठक काफ़ी सालों से कराते आ रहे हैं। इसमें सांस से संबंधित बीमारियों के ऊपर वेरियस टॉपिक्स को अलग अलग टॉपिक्स या अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के थीम ये बनाते हैं। इस बार रेस्पिरेटरी डिजीज़ के अस्थमा और इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने एक थीम रखी है जिसके ऊपर यहाँ पे सभी लोग अपने व्याख्यान देंगे और चर्चा करेंगे। बेहतर जीवन शैली के लिए कोई उपाय बताएं जिससे आदमी सांस में फूले, रोग न हो, घरेलू उपचार। सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल और अपना सेहत का ख्याल रखना। रोग न होने पाए इस बात की तो कोई गारंटी नहीं हो सकती है कभी भी। इंसान को अपने तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए कि जो एक्वायर्ड बीमारियां हैं जिनको आप अपनी गलत आदतों या पॉल्यूशन या इन सब चीज़ों से जो चीज़ें डेवलप हो रही सांस से संबंधित उनको अवॉइड ज़रूर कर सकते हैं। साफ एनवायरनमेंट में रहना, मास्क का प्रयोग करना, अपने आप को बीमारियां या इन्फेक्शन से बचाव रखना, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट अप करके रखना, योगा करना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, ये सब अच्छी आदतें हैं जिनसे आप अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। सर अस्थमा क्या हेरिडिटरी भी होती है? अस्थमा एक जेनेटिक और एनवायरमेंटल दोनों चीज़ों के एक कॉम्बिनेशन से डेवलप होती है। जेनेटिक पूरी तरीके से अस्थमा नहीं है, यानी अगर माँ या पिता को ब्रोंकियल अस्थमा है उसके बच्चों को अस्थमा होने का 100% रिस्क है, ऐसा नहीं है। सर those are my concluding messages. Post-TB lung disease is common, much more common than you know. 1 out of 2 patients will have it when they've been cured with TB. Post-TB bronchiectasis is the distinct phenotype where there's a higher hospitalization risk. COPD affects patients treated for post-TB and is related to... And the important thing here is that they should not be very obese, their BMI should be less than 32, and there should be no complete concentric collapse.